टाइम था 18 जुलाई 2022 का, जब एक लड़का और लड़की बाइक से राजस्थान के एक गांव से जोधपुर की तरफ जा रहे थे कि तभी एक तेज रफ्तार एसयूवी उनकी तरफ आती है और बाइक से टकरा जाती है। ये टक्कर इतनी ज्यादा भयंकर थी कि ये एक्सीडेंट के बाद बाइक वहां से करीबन 50 से 60 मीटर दूर जा गिरती है। सुबह के करीबन 9 बजे के आसपास का टाइम हो चुका था, तो इनके अलावा काफी सारी गाड़ियां और भी यहाँ पर चल रही थी और इस एक्सीडेंट को देखते ही वो लोग इन लोगों के पास आ पहुंचते हैं, इसे संभालने लगते हैं कि ये दोनों ही काफी ज्यादा गंभीर इस टाइम हालत में हैं। तो वो लोग जैसे ही उन्हें उठाकर हॉस्पिटल की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं तो उन्होंने देखा कि जो एसयूवी इनसे टकराई थी वो दूसरी तरफ इस टाइम सड़क से नीचे उतर चुकी थी। लेकिन जैसे ही वो सड़क पर चढ़ती है तो वो तेज रफ्तार जिस तरीके से इनसे टकराई थी इतनी ही तेजी से यहाँ से भाग जाती है। जितना जल्दी हो सका उन दोनों को ही हॉस्पिटल भेजा जाता है, लेकिन हॉस्पिटल भेजने का कोई भी फायदा नहीं रहता क्योंकि बीच में ही इन दोनों ने अपनी जान गंवा दी। कुछ ही देर बाद इनके घर वालों को भी बुला लिया जाता है और जब इनके परिवार वालों को पता चलता है कि कुछ इस तरीके से एक्सीडेंट में इनके दोनों ही बच्चों ने अपनी जान गंवा दी तो उनका भी रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। लेकिन आज के टाइम में सड़कों पर एक्सीडेंट ही इतने होते हैं जिसका कि जिम्मेदार किसी को भी नहीं ठहराया जा सकता और वो लोग सोचते हैं कि ये एक बिल्कुल नॉर्मल एक्सीडेंट था। लेकिन जब ये बात इनके गांव वालों तक पहुंचती है कि कुछ इस तरीके से एक एसयूवी ने इन्हें टक्कर मार दी, उन दोनों ने ही अपनी जान गंवा दी, तो उनके गांव वालों ने इस परिवार के पास आकर बताना शुरू किया कि भाई जिस एसयूवी के बारे में तुम लोग बता रहे हो वो एसयूवी पिछले लगभग 2 दिनों से हमारे गांव के आसपास चक्कर लगा रही थी। हमें इस बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ये यहाँ पर क्यों घूम रही है, लेकिन आज अगर देखा जाए तो तुम लोगों ने ये न्यूज़ हम लोगों को बताई है तो हम लोग तुम्हें बता रहे हैं। और इसके बारे में जानते ही इस हादसे में जान गंवाने वाले रमेश पटेल के भाई अशोक ने पुलिस में जाकर कंप्लेंट कर दी कि जनाब उस दिन जो वो एक्सीडेंट हुआ था वो कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं, जबकि उसे शक है कि उसके भाई की जरूर हत्या की गई है। कुछ ही देर बाद पुलिस वाले इनके घर पर आ पहुंचते हैं और उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि असल में वहां पर हुआ क्या था। क्या आपके भाई की किसी के साथ दुश्मनी थी या फिर आपकी बहन की किसी के साथ रंजिश रही हो। तो रमेश पटेल जिसने कि इस हादसे में अपनी जान गंवाई थी उसके छोटे भाई अशोक ने पुलिस वालों को बताना शुरू किया कि जनाब मेरा भाई रमेश पटेल इस टाइम वीडियो लगा हुआ था और उसके साथ जो दूसरी लड़की थी वो उसकी मौसेरी बहन थी जिसकी की पटवारी की जॉब लग चुकी थी और जिस दिन वो एक्सीडेंट हुआ उसका भाई रमेश पटेल उनकी मौसेरी बहन कविता को जॉब पर ज्वाइन करवाने के लिए लेकर जा रहा था और बीच में ही ये हादसा हो जाता है। तो पुलिस वालों ने पूछा कि क्या आप लोगों को किसी के ऊपर शक है, तो अशोक ने कहा कि हाँ जनाब एक व्यक्ति ऐसा मौजूद है जिसके ऊपर की मुझे पूरा शक है कि उसने ही ये हादसा करवाया होगा और वो भी कोई और नहीं जबकि रमेश पटेल की पत्नी यानी कि उसकी भाभी गुड्डी है। तो पुलिस वाले अशोक से ही पूछने लगते हैं कि तुम्हारी भाभी तो पिछले करीबन 2-3 दिनों से लगातार रोती जा रही है और इसका मेन कारण ये भी है कि उसका संसार उसका सुहाग उजड़ चुका है, तो तुम उसी के ऊपर शक क्यों कर रहे हो। तो अशोक ने सारी ही चीजें डिटेल से बतानी शुरू की कि जनाब जब से इन दोनों की शादी हुई थी करीबन शादी को 3 साल हो चुके हैं, लेकिन इसकी भाभी ने उसके भाई के साथ कभी भी बनाकर नहीं रखी और इसके अलावा जो उनके भाई का मोबाइल नंबर है उन्होंने रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर रखा था। और उसके बाद पुलिस ऑफिसर्स जो कुछ भी डिटेल से बातें अशोक से पूछ सकते थे वो सारी ही बातें अशोक से वो लोग पूछने लगते हैं और जो कुछ भी उन्हें पता चलता है उसके बिना पर वो लोग बाहर तहकीकात करने लगते हैं। और जब सारी ही चीजें उन्हें पता चल चुकी थी तो आखिर में वो लोग गुड्डी को गिरफ्तार कर लेते हैं और गुड्डी को ले जाकर जब उससे पूछताछ की जाती है तो एक काफी ज्यादा खौफनाक कहानी सामने आती है। गुड्डी ने बताया कि जनाब ये सारा का सारा कांड तो मेनली यहाँ पर हमारे होने वाली एक प्रथा के कारण घटा था। तो पुलिस वाले पूछने लगते हैं कि आप उस प्रथा के बारे में हमें बता दीजिए और उसके बाद गुड्डी ने बताया कि हमारे यहाँ पर किसी की शादी करवाई जाती है और किसी लड़की को दूसरे घर पर भेजा जाता है, दूसरे परिवार में भेजा जाता है, तो वहां से एक लड़का ले लिया जाता है, यानी कि वहां से एक लड़की की शादी होगी, यहाँ से एक लड़की की शादी होगी, उनके घर बहू जाएगी और हमारे यहाँ पर भी एक बहू आएगी, उनकी बेटी हमारे यहाँ पर और हमारी बेटी उनके यहाँ पर। और ये सिलसिला कुछ इस तरीके से शुरू हुआ कि कुछ ही दिन पहले जब इन लोगों की शादी होने वाली थी तो गुड्डी के
सगे भाई की शादी रमेश पटेल की भांजी के साथ करवा दी जाती है। एक तरफ तो रमेश और गुड्डी का रिश्ता तय हो चुका था और दूसरी तरफ गुड्डी और रमेश पटेल की भांजी का। लेकिन इस टाइम गुड्डी शंकर नाम के एक लड़के से प्यार किया करती थी। वो अपने घर वालों को मना भी नहीं कर सकती थी कि वो ये शादी नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर वो मना करती है तो उसके भाई का रिश्ता टूट जाएगा और वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी। जिसके चलते वो रमेश से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है, जो कि इस टाइम वीडियो लगा हुआ था। शादी के बाद गुड्डी अपने ससुराल में आकर रहने भी लगती है, लेकिन वो कभी भी रमेश को अपना पति नहीं मानती है। वो हमेशा उससे दूर रहा करती थी, उससे कभी भी बातें नहीं किया करती थी, क्योंकि अभी भी वो मन ही मन शंकर से प्यार किया करती थी। काफी बार वो शंकर से बातें किया करती थी और ये बात कहा करती थी कि भले ही आज उसकी शादी हो चुकी हो, लेकिन अभी भी वो शंकर से ही प्यार करती है। धीरे धीरे कर ये मामला इनके घर वालों को भी पता चलने लगता है। अशोक को पता चल चुका था, रमेश को पता चल चुका था, लेकिन गुड्डी दूसरी तरफ रमेश को तलाक भी नहीं देना चाहती थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये सारी बातें चल रही थी कि अगर वो रमेश को तलाक दे देती है तो जरूर उसके भाई की भी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ये यहाँ पर इसे तलाक देगी तो उसकी जिंदगी में भी खटास आना शुरू हो जाएगा। तो वो इसे छोड़ भी नहीं सकती थी, लेकिन इसके साथ रह भी नहीं सकती थी, और यही कारण था कि वो उससे नफरत करते हुए भी उसके साथ रह रही थी। उसका मोबाइल उसने रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर लिया था, और दूसरी तरफ लगातार अशोक को देखा जाए या फिर उसके भाई रमेश को देखा जाए तो वो लगातार यही बात कहा करते थे कि अगर तुम हमारे साथ नहीं रहना चाहती, इस घर में रहकर तुम खुश नहीं हो, तो तुम हमसे अलग हो सकती हो। रमेश उसे तलाक देने के लिए भी तैयार था, लेकिन गुड्डी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि जैसे ही ये वापस अपने घर पर जाए इसे तलाक देकर तो उसके भाई की जिंदगी बर्बाद हो जाए। और ऐसे में दूसरी तरफ शंकर तो लगातार वेट कर ही रहा था कि हमारी शादी कब होने वाली है। और उसके बाद गुड्डी के दिमाग में ये ख्याल आता है कि रमेश अगर उसकी जिंदगी से, उसके परिवार वालों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाता है तो शायद उसकी भाई की जिंदगी में कुछ भी असर ना पड़े, क्योंकि ये एक नॉर्मली तौर पर अपनी जान गंवा चुका है और गुड्डी को ऐसे हालातों में दूसरी शादी करनी ही पड़ेगी। वो बेचारी मजबूरन दूसरी शादी कर रही है, लेकिन किसी को भी इस बारे में पता नहीं चल पाएगा कि रमेश ने अपनी जान नॉर्मली गंवाई है या फिर किसी ने इसकी हत्या की है। जिसके तौर पर इस घटना से करीबन 1 साल पहले रमेश के साथ लूटपाट की घटना भी घटी थी, और उस टाइम भी उसके साथ लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाला कोई और नहीं जबकि शंकर ही था। गुड्डी ने सारी की सारी प्लानिंग बना रखी थी कि हम लोग इसे मार डालेंगे, मामला हम लोग लूटपाट का दिखा देंगे, जिसके बाद किसी को किसी के ऊपर शक नहीं होगा और पुलिस वाले भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाएंगे कि यहाँ पर एक हत्या हुई है। लेकिन उस टाइम लूटपाट वाले उस मामले में वो लोग रमेश की जान नहीं ले पाते हैं और उस टाइम रमेश जिंदा बच जाता है। लेकिन तब तक रमेश को इस बारे में नहीं पता था कि उसके साथ जो ये हादसा घटा है इसके पीछे कोई और नहीं जबकि उसकी पत्नी और उसका प्रेमी ही है। वो सारी की सारी घटनाएं समय के साथ भुला दी जाती हैं और उसके बाद टाइम आता है 15 जुलाई 2022 का, जब शंकर दोबारा से गुड्डी के पास कॉल करता है और उसने ये बात कही कि उसने दिल्ली से एक पुरानी एसयूवी ली है, वो उसके पति को उड़ाने के लिए तैयार है। वो बस इतना बता दे कि उसका पति घर से बाहर किस टाइम जाता है। और ये वही टाइम था जब कविता अपने भाई रमेश पटेल के घर पर आई हुई थी, क्योंकि अगले दिन उसे अपनी पटवारी वाली जॉब को ज्वाइन करने के लिए जाना था। पहले तो कविता ये बात कहती है कि वो बस में चली जाएगी, लेकिन रमेश ने मना कर दिया कि उसका भाई अभी भी यहीं पर है तो वो उसे ज्वाइन करवा आएगा, और जितने भी सरकारी काम हैं वो पिछले काफी दिनों से करता आ रहा है, तो उन्हें इन सारी ही चीजों के बारे में काफी अच्छे से पता है। और दूसरी तरफ तो शंकर लगातार इनके गांव के आसपास उस एसयूवी को लेकर घूम रहा था कि कहीं पर भी अगर उसे रमेश दिखाई देता है तो वो उसे वहीं पर उड़ा देगा। और जैसे ही 18 तारीख की सुबह सुबह रमेश और कविता बाइक से निकलते हैं तो गुड्डी ने शंकर के पास कॉल कर दिया। उसने बताया कि इस तरीके से वो अपनी बहन को लेकर जोधपुर की तरफ जा रहा है और तुम्हें उसे टक्कर मारनी है। तो शंकर सोचने लगता है कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ रमेश को उड़ाने वाला था, अब इसकी बहन साथ में आ गई है तो इतना मौका तो रमेश मुझे देने से रहा कि वो अपनी बहन को साइड में उतार दे और उसके बाद वो बाइक लेकर मेरी तरफ आए और उसे मैं टक्कर मार दूं। तो ऐसा तो होने से रहा, जिसके चलते उसे सिर्फ रमेश को नहीं जबकि उसकी बहन को भी साथ ही टक्कर मारनी होगी। ये सारी ही बातें शंकर और गुड्डी जब आपस में फोन पर किया करते थे तो ये सारी ही कॉल डिटेल
डिटेल भी पुलिस वाले निकाल लेते हैं और उसके बाद गुड्डी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। शंकर पहले तो वहां से भाग जाता है। अगले 2-3 दिनों तक वो पुलिस वालों के हाथ नहीं लगता है, लेकिन उसके बाद शंकर को भी पकड़ लिया जाता है। शंकर इस घटना में अकेला नहीं था, जबकि उसके साथ उसके 2 साथी और भी मिले हुए थे और उन सभी को पकड़कर बाद में कोर्ट में पेश किया जाता है। 3 संदिग्ध लोग हमने डिटेन करके और उनसे गहनता से पूछताछ कर और कल रात्रि में उनको गिरफ्तार किया। तीनों आरोपियों में रमेश माली, सोहन पटेल और राकेश सुथार। ये रमेश माली है। रमेश माली वक्त वाका चालक था जिसने गाड़ी चढ़ाई और हत्या करी, हत्या को अंजाम दिया। सोहन पटेल और राकेश सुथार अभी तक की जानकारी के अनुसार राकेश सुथार के नाम का वो वाहन है, जिसने ये वाहन अपने नाम से दिल्ली से परचेज करना कहीं से बता रहा है, तो उसकी तस्दीक अनुसंधान किया जा रहा है। और सोहन पटेल और साथ में शंकर पटेल है। शंकर पटेल, ये चारों की चौकड़ी ने आपस में लगभग 1 महीने पहले कोई षड्यंत्र रच के और इस चीज़ को, साजिश को अंजाम दिया है हत्या तक का। शंकर पटेल की तलाश सरगर्मी से जारी है। अलग अलग टीमें लगी हुई है, दबिशें दी जा रही है। शंकर पटेल इसमें मुख्य मास्टरमाइंड अभी तक की पूछताछ और अनुसंधान से ये सामने आ रहा है। वैसे ये घटना बहुत ज्यादा दिल दहला देने वाली है कि एक तरफ तो गुड्डी अपने पति को मारने की तैयारी कर रही थी और वहीं दूसरी तरफ वो ऐसा भी नहीं चाहती थी कि उसके भाई के परिवार पर किसी भी तरीके की आंच आए। वो नहीं चाहती थी कि उसकी भाभी उसके भाई के घर को छोड़कर चली जाए और बाद में उसके भाई को किसी भी तरीके की परेशानी उठानी पड़े। और दूसरी तरफ वो अपने पति को जान से मारने की तैयारी कर रही थी। आखिरकार ये किस तरीके का रिश्ता हुआ? अगर वो रमेश के साथ रहना नहीं चाहती थी तो वो उसे नॉर्मली कह सकती थी। शादी से पहले भी वो बता सकती थी कि उसकी मजबूरी है, वो किसी और से प्यार करती है और वो इससे शादी नहीं कर सकती। शादी के बाद इतने ज्यादा बेरहमी से अपने पति को मरवाने की क्या जरूरत थी? उसने भी बेचारे ने क्या क्या अपने सपने देखे होंगे कि उसकी वाइफ होगी, वो कितने प्यार से अपने परिवार को आगे बढ़ाएगा, जिसके लिए वो काफी ज्यादा मेहनत करता है। बाद में बीडीओ की उसे जॉब भी मिल जाती है, लेकिन जॉब तो मिल चुकी थी, लेकिन पत्नी उसे ऐसी नहीं मिली जैसा कि वो सोच रहा था। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वैसे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आज की स्टोरी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के काफी सारे क्राइम स्टोरी मैं यहाँ पर लेकर आता रहता हूँ, तो आप लोगों को क्राइम स्टोरी में अगर थोड़ी सी भी दिलचस्पी है तो ऑफबीट पॉडकास्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट नगाक येंग कांगकोम को एंड राइट ए ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।